हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जड़त्व आघूर्ण का प्रमेय। ये टॉपिक रोटेशनल मैकेनिक्स की है, यानी घूर्णन गति की है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। आज के टॉपिक में बताएंगे जड़त्व आघूर्ण का प्रमेय। देखिए होता क्या है ये प्रमेय कि यदि आप किसी भी रिजिड बॉडी का यदि आप जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो उसमें से ये जो प्रमेय होगा वो बहुत ही खास होगा। यानी इस प्रमेय का यूज करके आप जड़त्व आघूर्ण को आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहां पे दो प्रमेय बताया जाएगा, एक होगा लंबवत अक्षों का प्रमेय और एक होगा समांतर अक्षों का प्रमेय। लेकिन लंबवत अक्षों का जो प्रमेय है उसकी खास बात है कि कोई समतल वस्तु के लिए, समतल प्लेट के लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो समांतर अक्ष का प्रमेय है वो सभी वस्तु के लिए, लंबवत रह लगेगा सिर्फ प्लेन वस्तु के लिए, और जो समांतर अक्ष होगा वो सभी वस्तुओं के लिए। तो आते हैं बारी बारी से दोनों यहां पे प्रमेय को समझते हैं। तो सबसे पहले लंबवत अक्ष का प्रमेय आता है ना, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए ये होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास मान लो एक प्लेट है यानी रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी इस तरीके से यहां पे ये है, ओके, और इसको रोटेट करवाएंगे। तो यहां पर देखिए ये पॉइंट है, इधर एक एक्सिस हुआ, सपोज दैट एक्स इधर मान लेते हैं, ठीक है, और एक एक्सिस इधर मान लेते हैं। यदि इसको y मानिएगा तो इसको z मानिए, इसको यदि y मानिएगा तो इसको z मानिए, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको y माना और यहां पर मूल बिंदु है, और ये एक्सिस जो है वो z है, ये h z है। अब यहां पर होता क्या है कि यदि आप इस अक्ष के परितः इस प्लेट को घुमाते हैं y अक्ष के परितः, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सभी के सभी एक्स जेड प्लेन में घूमेंगे। यानी एक्स और जेड एक्सिस से जो प्लेन बनेगा उसमें वृत्ताकार पथ बना बना के घूमेंगे, ठीक है। कब? जब वाई अक्ष के परितः घुमाएंगे। तो यदि एक्स अक्ष के परितः घुमाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, वाई जेड में घूमेगा, और यहां पर जेड अक्ष के परितः घुमाएंगे तो उस केस में एक्स वाई में सभी पार्टिकल घूमेंगे। अच्छा, तो यहां पे चलिए इस तल के लंबवत हो गया कौन, घूर्णन अक्ष, और अदर जो दोनों लंबवत अक्ष है वो एक दूसरे को कहां कट किया, इस बिंदु पर। अब बात आती है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, चलो ठीक है, तो इसमें से हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया जिसका मास हमने माना एम आई, ठीक है, एम आई मतलब आइथ पार्टिकल है। अब इसके बाद इसकी जो लोकेशन लेंगे वो देखो ये अक्ष में लेंगे, तो ये क्या होगा, जेड अक्ष में, और इधर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स अक्ष में, और यहां मूल बिंदु से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर आर आई, मतलब पोजीशन किसका, तो आइथ कण का, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या कि इधर जो लेंगे एक्स आई लेंगे, इधर जो लेंगे जेड आई लेंगे, तो ये क्या है, एक विकर्ण बनेगा वहां पर। तो ये जो विकर्ण बनेगा इस कण की स्थिति का, तो यहां से आर आई लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा विकर्ण का स्क्वायर, फिर लिखेंगे एक्स आई का स्क्वायर प्लस यहां पर लिखेंगे जेड आई का स्क्वायर, ठीक है। अब इस कण का हम क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो इस कण का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, यानी यहां पे जड़त्व आघूर्ण किसका, तो इसका एम आई का, यानी यहां पे आइथ कण का लिखेंगे
जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। तो क्या है, आयत कण है, मतलब आयवें कण है, तो इसका होगा आई आई, ये लिखोगे एम आई, फिर लिखोगे आर आई का स्क्वायर, यही तो लिखाएगा यहां पे, ठीक है, आयत कण के लिए। इसके बाद अब बात करते हैं कि पूरे बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। तो पूरे बॉडी की जब बात करोगे तो क्या आएगा, यहां पे आई, ठीक है, किसके परिता है, पूरे वस्तु का, वाई एच के परिता, तो क्या लिखोगे, आई वाई लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, सभी के लिए एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ये हो गया आई आई। मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट समीशन करेंगे, जोड़ निकालेंगे, ठीक है। सांख्यिकी का ये सिंबल है कि सभी कणों का योग बता रहा है, यानी सभी कणों के यहां पर जड़त्वाघूर्ण का योग बता रहा है। तो क्या आ जाएगा, यहां से आई वाई इज इक्वल टू, यहां पर होगा एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, आई आई मतलब एम आई, और ए हो जाएगा आर आई का स्क्वायर। आर आई के स्क्वायर पे हम लिख सकते हैं एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, आई होगा एम आई, आर आई का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स आई स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा, जेड आई का स्क्वायर आ जाएगा, देख सकते हैं। आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। अब यहां पर हो गया ये, तो आई वाई इज इक्वल टू, इसको इसके साथ, तो एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा एम आई और एक्स आई स्क्वायर प्लस इसके साथ एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा एम आई, और ये होगा जेड आई का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर होगा एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स अक्ष के परिता, और ये क्या होगा, जेड अक्ष के परिता, क्योंकि एक्स वाला है और ये जेड वाला है। तो यहां पर लिख सकते हैं आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। यानी यहां पर देखिए आई वाई माने वाई अक्ष के परिता घूमा, तो अदर जो लंबवत अक्ष है एक्स और जेड, उसके अक्ष के परिता जो जड़त्व आघूर्ण आएगा उसके सम के यानी जोड़ के बराबर है। यानी देख सकते हो वाई एच के परिता घुमाए तो आई एक्स प्लस आई जेड लेंगे, यदि एक्स अक्ष के परिता घुमाते तो आई वाई प्लस आई जेड लेते, जेड अक्ष के परिता घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई लेंगे। तो वही बोला गया, किसी समतल प्लेट का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, मतलब ये तल है इसका प्लेट का, उस तल के लंबवत जो है से हुआ, देखो वाई एच हुआ है ना, उसके परितः जड़त्वाघूर्ण, उसके अपने तल में किन्हीं दो परस्पर, उसके तल में है ना, देखो उसी के तल में परस्पर दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होता है। उस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं जिससे लंबवत अक्ष गुजरता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, यानी इसके परिता ये और ये के बराबर हो गया, सम के बराबर हो गया, यही लंबवत अक्ष का प्रमेय है। तो पहला प्रमेय हुआ। अब आते हैं दूसरा प्रमेय में, जिसको बोला जाता है समांतर अक्ष का प्रमेय। और मैंने ये बताया कि किसी भी वस्तु के लिए लगा सकते हो, इन्हें कि समतल वस्तु ही होना चाहिए, यहां पे 2 डायमेंशनल ही होना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए हमने एक रिजिड बॉडी लिया, ये रिजिड बॉडी है, यानी दृढ़ पिंड है, दृढ़ वस्तु है, ओके। और यहां पर देखिए इसका क्या है, तो सेंटर ऑफ मास है, ठीक।
लेकिन सेंटर ऑफ मास से घूर्णन अक्ष नहीं गुजर रहा है, घूर्णन अक्ष कुछ दूरी से गुजर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास के बगल से गुजर रहा है, वो अलग बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, y डैश, और इसी के परितः यहां पर घुमा रहे हैं। तो ये अक्ष जो हुआ इसी के समानांतर हुआ। ओके, अब यहां पर बात आती है कि हमने एक कण लिया यहां पर, ठीक है, जिसका द्रव्यमान mi मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ith पार्टिकल, ith कण, में कण। ऐसा बहुत सारा कण होगा तो किसी एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर से इसकी दूरी जो है वो ri है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष ड्रा किए हैं जिसके परितः घुमाएंगे, जो इस द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले के समानांतर है, उसकी दूरी कितना है? तो d है, उसकी दूरी d है। अब देखो, आयवें कण का जड़त्व आघूर्ण लेंगे इसके परितः, तो क्या होगा? यहां से ith, ठीक है, कण का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तो क्या होगा यहां पे? ये होगा i इज इक्वल टू mi, और क्या होगा? दूरी का स्क्वायर जो इसके परितः घूमेगा, तो कितना दूरी होगा? d प्लस ri का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां से i लीजिए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा? mi आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2d ri प्लस 2d ri हो गया। ओके, तो i इज इक्वल टू एम आई डी स्क्वायर प्लस ri स्क्वायर, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि पूरे वस्तु का निकालेंगे, तो क्या करेंगे? सांख्यिक का उपाय लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? टोटल यानी इज इक्वल टू n सिग्मा i इज इक्वल टू 1, और ये होगा i। तो यहां से i इज इक्वल टू n सिग्मा i इज इक्वल टू 1, और ये होगा mi, तो ri स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d ri आएगा। हो गया ऐसा? अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, तो i इज इक्वल टू इसके साथ, तो n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 लीजिए, फिर mi लीजिए, ri का स्क्वायर लीजिए, ओके, प्लस देखिए ये आएगा इसके पास, तो n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 mi, और ये हो जाएगा d स्क्वायर, ओके, प्लस ये वाला अब इसके पास पहुंचेगा, तो यहां पे 2d बाहर कर लीजिए, n सिग्मा i इज इक्वल टू 1, क्या बचेगा? mi, और ये क्या होगा? ri। ठीक, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये वाला जो टर्म है ये क्या है, तो बोलिएगा नोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। ओके, तो अब बात आती है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हटाएंगे इसको। अच्छा, तो कौन बचेगा? यहां से i इज इक्वल टू n सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, तो आर आई का स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक, मैंने सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, मतलब ये जो बता रहा है वो हमें क्या बता रहा है? ICM बता रहा है।
प्लस एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 और एम आई। तो ये जो है समीशन है टोटल मास का, क्योंकि डी में आई नहीं लगा हुआ है ना, वो फिक्स डिस्टेंस है। चलिए, तो ये क्या बताएगा, टोटल मास बताएगा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं सो जड़त्वाघूर्ण टोटल जो होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, आई सी एम आएगा और प्लस क्या आएगा, एम डी स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखिए यहां पर क्या होगा, जड़त्वाघूर्ण जो आया कहां से, जब द्रव्यमान केंद्र से नहीं जाएगा एच, द्रव्यमान केंद्र से कुछ दूरी पर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली रेखा और इसको जो अक्ष है दोनों को समांतर ड्रा कर देंगे। तो इसके परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा, द्रव्यमान केंद्र के जो परितः जड़त्वाघूर्ण होगा उसके साथ ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, आईसीएम के साथ मास लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, और जो दूरी होगा दोनों समांतर अक्ष के बीच का उसके स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और जोड़ देंगे, सम निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, समांतर अक्ष का परमेय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समांतर अक्ष का यहां पर परमेय। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहां पर क्या है, ये किसी वस्तु का किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और वस्तु के द्रव्यमान और इन दो समांतर अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के जोड़ के बराबर होता है। यही तो प्रूफ किया मैंने, यही तो प्रूफ हुआ यहां पर, ठीक है, यही क्या हुआ यहां पर प्रूफ हुआ। ठीक, अब देखो डी जितना कम होगा जड़त्वाघूर्ण उतना कम होगा, तो डी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो। जीरो मतलब कहने का मतलब चलते जाएगा, यहां पर आ जाएगा, मतलब द्रव्यमान केंद्र से यदि कोई अक्ष गुजरती है तो उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, ठीक है, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। और सबसे चलते आएंगे जितना दूर जाएंगे, जितना डी का वैल्यू बड़ा होगा उतना जड़त्वाघूर्ण महत्तम होगा। तो याद रखें, न्यूनतम पूछा जाएगा तो बोलना द्रव्यमान केंद्र से अक्ष गुजरना चाहिए, ठीक है, और महत्तम पूछेगा तो क्या होना चाहिए, ये जो है से लास्ट जो सतह होगा उससे गुजरना चाहिए। डी का मान जितना ज्यादा होगा जड़त्वाघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जड़त्वाघूर्ण का क्या देखा है आपने, दो प्रमेय देखा। कितने प्रमेय, दो प्रमेय।